विशाल आज ऑफिस के काम से दिल्ली आया हुआ था। काम निपटाकर शाम में वह टाइम पास के लिए एक मॉल में आ गया और वहाँ फूड कोर्ट में बैठकर चाइनीज़ खाने लगा। सामने एक कुर्सी पर उसे 7-8 साल की लड़की नज़र आई, जिसके बालों के स्टाइल ने उसे अंशु की याद दिला दी। वह ध्यान से बच्ची को देखने लगा। बगल से उसकी सूरत काफ़ी कुछ अंशु जैसी ही थी। उसी की तरह बैठकर ड्राइंग बना रही थी। उसकी मम्मी शायद खाने का ऑर्डर देने गई थी। तभी बच्ची के बगल में एक युवक आकर बैठा तो बच्ची ने ज़ोर से कहा, अंकल, यहाँ हम बैठे हुए हैं, आप दूसरी टेबल पर चले जाओ, मेरी मम्मी आने वाली है। युवक बच्ची को इस तरह निर्भीकता से देखकर एकपक गया और तुरंत वहाँ से उठकर दूर जा बैठा। बच्ची खुद में ही मुस्कुराई और फिर से अपने काम में लग गई। बच्ची ने एक बार फिर उसे अंशु की याद दिला दी। अंशु भी तो ऐसी ही निर्भीक और साफ साफ बात कहने वाली लड़की थी। अंशु के साथ उसका रिश्ता करीब 3 साल चला था। अंशु इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी और गर्ल हॉस्टल में रहती थी। विशाल भी उसी कॉलेज में था। दोनों को ही आदत थी कि दोनों शाम के समय लाइब्रेरी चले जाते थे। वहीं उनकी मुलाकात हुई और फिर बातों का दौर ऐसा चला कि दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। अंशु हमेशा हर जगह अपने हक के लिए आवाज़ उठाती और पार्ट टाइम काम करके अपना खर्च खुद निकालती। वह खूबसूरत तो थी ही, बुद्धिमान भी थी। विशाल उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। एक दिन उसने अंशु से अपने दिल की बात की तो अंशु ने भी उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गई और 5-6 माह लिव इन में भी रहे। विशाल को वह रात आज भी याद है जब दोनों एक दूसरों की बाहों में थे। प्यार की तपस्या उनके जिस्म को भोग रही थी। उसी दौरान अंशु ने विशाल से सवाल किया, विशु, हमारी जाति अलग है, मैं उच्च जाति की हूँ जबकि तुम यादव हो। आज नहीं तो कल हमें अपने घर वालों से शादी की अनुमति लेनी होगी। सोचो, अगर वे नहीं माने तो क्या होगा। खासकर तुम्हारे घर वाले तो, जैसा कि तुम बताते हो, इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। यदि उन्होंने इनकार कर दिया तो क्या करोगे? विशाल ने कहा, डोंट वेरी, मैं मना लूँगा। यह बात अलग है कि जान से मारने की धमकी भी दे सकते हैं। अंशु हंसकर बोली, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तुम बताओ, तुम क्या करोगे? मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कहकर उसने अंशु पर अपने बाहों का घेरा और मजबूत कर दिया। अंशु मुस्कुरा दी। उसे विशाल के प्यार पर विश्वास था और उसे लगता था कि विशाल उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वे दोनों हमेशा एक हैप्पी कपल्स बनकर रहेंगे। कुछ समय बाद ही जब छुट्टियों में विशाल घर गया तो घर वालों ने उसे शादी के लिए एक लड़की की तस्वीर दिखाई। विशाल ने उन्हें अपने और अंशु के रिश्ते के बारे में सब सच बता दिया। विशाल के पिता ने साफ लफ्जों में कहा, कान खोलकर सुन ले, तेरी शादी हमारी जाति में ही होगी। हम यादव हैं और हमें इसका गुरूर है। हम लड़की यादव ही लाएंगे, वरना तुम दोनों का सीना और मेरी बंदूक। विशाल ने फिर एक शब्द भी नहीं कहा और पिताजी की मर्जी के आगे तुरंत घुटने टेक दिए। पिताजी ने छुट्टियां खत्म होने से पहले ही उसकी शादी करा दी ताकि लड़का कोई और ड्रामा न करे। छुट्टियों के बाद जब विशाल वापस पहुंचा तो उसकी अंशु का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई और वह अंशु के आने से पहले ही अपना सामान लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। इधर अंशु छुट्टियों के बाद लौटी तो बहुत खुश थी, मगर जब घर पहुंची तो विशाल को सामान समेत गायब देखकर उसे सब समझ में आ गया। फिर भी वह एक बार विशाल से मिलकर बात करना चाहती थी। उसने विशाल को फ़ोन किया और उसे शाम को मिलने बुलाया। विशाल की समझ में नहीं आ रहा था कि वह अंशु का सामना कैसे करे और उसे सारी सच्चाई कैसे बताए।
वह कई दिनों तक बहाने बनाता रहा और अंशु से मिलने से बचता रहा, मगर एक दिन अंशु खुद उसके नए बसेरे तक पहुंच गई। अंशु को देखते ही विशाल की धड़कनें तेज हो गई। वह बस इतना ही कह सका, सॉरी अंशु, पर मैंने शादी कर ली है। मेरे पिता ने जबरन मेरी शादी किसी और से करा दी और मैं कुछ नहीं कह सका। अंशु चुपचाप उसे देखती रही और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। वह दिन था और आज का दिन। विशाल को न तो दोबारा अंशु नजर आई और न ही उसे जीवन में फिर कभी कहीं सुकून मिल पाया। अंशु के साथ उसके जीवन का सारा सुकून खो चुका था। आज उस बच्ची को देखकर उसे लग रहा था जैसे सालों बाद वह अंशु को देख रहा हो। तभी उसने देखा, सचमुच अंशु हाथ में खाने की प्लेट लिए बेटी के पास आ रही है। वह वही चेयर पर बैठ गई और दोनों माँ बेटी मिलकर खाने लगे। विशाल चुपचाप उठा और उनके सामने की चेयर पर बैठ गया। विशाल को देखते ही अंशु की भौहें तन गई। विशाल हाथ जोड़कर कहने लगा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अंशु ने उस समय कुछ नहीं कहा। खाना खाकर उसने बेटी को पास ही गेम सेक्शन में खेलने के लिए भेजा और फिर विशाल की तरफ मुखातिब हुई, अब बोलो क्या कहना चाहते हो? यह मेरी बेटी है अंशु, सच बताओ। अंशु हौले से मुस्कुराई और बोली, वह तुम्हारी यानी एक भगोड़े बाप की नहीं बल्कि मेरी यानी एक आत्मनिर्भर माँ की बेटी है। तुम कहो अब क्या कहने के लिए आए हो? तुमने शादी नहीं? अंशु, नहीं, क्यों? अब तक मेरे प्यार में हो न? मेरी वजह से ही तुमने शादी नहीं की न? विशाल ने पूछा। हाँ, तुम्हारी वजह से ही शादी नहीं की, मगर इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि अब भी तुम्हारे प्यार में हूँ। दरअसल मैं ज़िंदगी में कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इतने डरपोक और गैर जिम्मेदार इंसान से मैं कोई रिश्ता रखने की सोच भी नहीं सकती। उस एक फैसले के साथ तुमने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं तोड़ा था, विश्वास भी तोड़ दिया था, समझे तुम? मुझे माफ़ कर दो अंशु, सच में मुझसे हिम्मत ही नहीं थी। पिताजी के गुस्से के आगे मैं कुछ बोल ही नहीं सका। मुझे लगा कि कहीं मेरे साथ तुम्हें भी नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उनकी बात मान गया। मगर मैंने कहा था कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तुम एक बार मुझे सब कुछ बताकर मेरी मर्जी तो पूछते। अंशु ने कहा, नहीं अंशु, मेरे घर वाले यादव जाति के अलावा और किसी से मेरी शादी कराने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मारने की धमकी भी दी तो मैं डर गया। मैं तुम्हारे जितना हिम्मती नहीं। हाल यह है कि अब सुकून के 2 पलों के लिए तरस गया हूँ। हमेशा लगता है जैसे तुम्हारे साथ गलत करने का फल ही मुझे इस तरह मिल रहा है। पिताजी के कहने पर मैंने जिस लड़की से शादी की उससे आज तक मुझे पिता बनने का सुख नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वह सरपंच है और उसका मकसद राजनीति में जाना और बड़ा नेता बनना है। उसने शादी के कुछ दिन बाद ही मुझे यह सब बता दिया था। जब वह पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी उस समय चुनाव आने वाले थे, इसलिए मुझे बताए बगैर ही अबॉर्शन करा लिया। दूसरी बार फिर से उसने अबॉर्शन करवाया तो उसे ऐसी अंदरूनी चोट लगी कि अब वह कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी जिंदगी अधूरी रह गई। कहते हुए वह रो पड़ा। अंशु ने कहा, इस तरह रोने से क्या होगा? तुम उसे छोड़कर दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? वे लोग बहुत प्रभाव वाले हैं। उनकी यादव समुदाय में बहुत चलती है। उनके साथ पंगा लेना महंगा पड़ जाएगा। वैसे भी वे लोग पिताजी के बहुत करीबी हैं और पिताजी उन्हें कभी नाराज़ नहीं करेंगे। मेरी पत्नी मुझे तलाक देगी नहीं और पिताजी उसके खिलाफ जाएंगे नहीं। तो फिर भुगतो न, अपने घर वालों के हिसाब से चलो। मुझसे क्या चाहते हो? अंशु ने सवाल किया। तुम मुझे मेरी बेटी से कभी कभी मिलने दिया करो, बस यही चाहता हूँ। प्लीज़ अंशु। नो वे, तुम मेरी बेटी से मिलने की बात तो सोचना भी नहीं। मेरी बेटी सिर्फ मेरी है, उसे मैंने जन्म दिया है, मैंने पाला पोसा है और वह मेरे जैसी बनेगी, तुम्हारे जैसी नहीं। तुम्हारे घर का जैसा माहौल है उसमें तुम्हारे जैसा डरपोक इंसान नहीं बन सकता है।
मैं अपनी बेटी को अपनी तरह हिम्मती बना रही हूँ। मैं दिल्ली किसी काम से आई थी, आज ही चली जाऊँगी। मैं कहाँ किस शहर में रहती हूँ इसकी भनक भी तुम्हें नहीं लगने दूंगी। मेरी बेटी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, यह याद रखना। जिंदगी में कभी उससे मिलने की कोशिश मत करना। मगर अंशु, बस एक बार सोचो, वह मेरी संतान है, उसके सिवा मेरा कोई औलाद भी नहीं। उसे मेरा नाम मिल जाएगा तो मेरी पैतृक संपत्ति उसका हक हो जाएगा। विशाल ने लालच का पासा फेंकने की कोशिश की। अंशु भड़क उठी। तुम यह अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारी संपत्ति की मुझे या मेरी बेटी को कोई ज़रूरत नहीं। उसे पता भी नहीं कि उसका बाप जिंदा है। मैंने उसे यही बताया है कि एक एक्सीडेंट में उसके पिता की मौत हो चुकी है। अगर मैंने उसे बता दिया कि उसका बाप जिंदा है, फिर क्या करोगी? विशाल ने धमकी दी। उसे कुछ बताने की सोचना भी मत। चलो आज एक धमकी मैं भी देती हूँ। अगर तुमने आइंदा मुझसे या मेरी बेटी से मिलने या उसे हासिल करने की कोशिश भी की न, तो मैं तुम पर बलात्कार का आरोप लगा दूंगी। अपनी बच्ची को बलात्कार का नतीजा कह दूंगी। इसके बाद तुम जेल में सड़ते रहना, तुम्हारे कोई नहीं सुनेगा। समझे तुम? स्पष्ट शब्दों में कहकर अंशु बेटी को लेकर चली गई। विशाल फिर कुछ नहीं कह सका। आंखों में पछतावे के आंसू लिए वहीं खड़ा रहा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।